जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है उस सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं सवाल इंडिया का में। सिक्किम के नाथुला में भूस्खलन और हिमस्खलन से कई सैलानी जो हैं वो फंस गए हैं। कई सैलानी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। एवलांच के समय करीब 150 सैलानियों के इस इलाके में होने की आशंका थी। अब तक 30 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दोपहर करीब 12:30 बजे के करीब ये एवलांच जो है ये आया और यहां पर इस वक्त जो सैलानी थे बिल्कुल इसके चपेट में आ गए और अब बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी सेना और बाकी जो वहां पर सुरक्षा बलों के दल हैं और वो लोगों को निकालने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये भूस्खलन जब ये एवलांच आया तो उस वक्त करीब 150 सैलानी इस इलाके में थे और उसके बाद लगातार वहां पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। तो सिक्किम के नाथुला में ये हिमस्खलन के बाद जो सैलानी हैं वो फंसे हुए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 30 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। करीब 12:30 बजे के आसपास ये खबर आई थी कि एवलांच हुआ है। यहां पर लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं और उसमें से 30 लोगों को निकाल लिया गया है। ज्यादातर इसमें सैलानी हैं, अलग अलग देश के हिस्सों से आए हुए लोग हैं और उसको देखते हुए पल पल जो है एक मिनट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कवायद इस वक्त की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी सवाल इंडिया का की जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या स्कूलों में पढ़ाई जा रही किताबों से मुगल इतिहास जो है वो हटाया जा रहा है। एनसीईआरटी के आला अफसरों ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें इतिहास के कुछ जो पाठ हैं वो बदले गए हैं, कुछ हटाए गए हैं। 12वीं की मध्यकालीन इतिहास से मुगलों के इतिहास से जुड़ी द मुगल कोर्ट और किंग्स एंड क्रॉनिकल्स नाम के 2 जो पाठ हैं उन्हें हटा दिया गया है। 12वीं की राजनीति शास्त्र की किताब से भी कई पाठों बदले गए हैं, हटाए गए हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस नाम का जो पाठ था जिसमें आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से शासन रहा और किसी पॉलिटिकल पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व नहीं था, उसके बारे में जो बताया गया है वो भी हटा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की क्लास से भी मुगल दरबार से जुड़े पाठ को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आपको याद ही है कि कई सारे जगह पर नाम बदले गए, लोग जगहों के, स्थानों के, शहरों के, और अब ये भी एक कवायद वहां पे की जा रही है। 11वीं की जो इतिहास की किताब है वहां पे सेंट्रल इस्लामिक लैंड और कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स का पाठ जो है वो हटा दिया गया है। 10वीं की राजनीति शास्त्र की किताब से भी डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, यानी कि जो देश के अंदर जो लोकतंत्र है और जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारा जो भिन्नता है लोगों के बारे में जिस तरह की बात की बताई जाती है, उसका भी चैप्टर हटा दिया गया। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स को भी हटा दिया गया है। ये नया सिलेबस इसी साल से लागू होने जा रहा है। अब इसको लेकर राजनीति जो है वो भी अच्छी खासी गर्मा गई है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमृत काल में मुगल काल की जो बात है वो अब किताबों से हटा दी जाएगी। उसके पीछे बीजेपी के कई सारे नेता अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। ऑपोजिशन के नेता उस पर बीजेपी का वोट जेनरेटिंग एजेंडा कहकर उस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन राजनीति पे जाने से पहले डॉक्टर दिनेश कुमार सकलानी जो डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, उन्होंने तर्क क्या दिए हैं इस पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव के, मुगल कालीन जो पाठ थे उनको हटाने के। पहले आपको वो सुनवाते हैं। एनसीईआरटी आप सबने अपने स्कूल में पढ़ी होंगी, पुस्तकें उसकी हम सबने पढ़ी हैं। तो अब इन किताबों में कुछ परिवर्तन हुआ है। इसको लेकर के वाद और विवाद भी शुरू हो गया है। मुगल इतिहास हटाने की बात है, इस्लाम इन इंडिया हटाने की बात है, हिंदी से निराला जैसे कवियों की कुछ कविताएं हटाने की बात है, और उस सिलेबस को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। सच्चाई क्या है, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर एनसीईआरटी प्रोफेसर
दिनेश प्रसाद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वास्तविकता में क्या कुछ बदलाव हुआ है और बदलाव के पीछे की वजहें क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर ये चर्चा अचानक से क्यों शुरू हो गई, जबकि जो रैशनलाइजेशन था वो पिछले साल हुआ था? इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो चर्चा चल रही है उसको लेकर? ऐसा है कि चर्चा करने वाले चर्चा करते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, पर जब चर्चा होती है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो कोविड-19 हुआ था और कोविड-19 के बाद सबको पता है कि किस प्रकार मेंटल ट्रॉमा में हमारे बच्चे और खुद पेरेंट्स और पूरा देश था। कोविड-19 पेंडेमिक था बहुत बड़ा, जिसने कि जनजीवन को झकझोर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हर तरफ से ये प्रयास किया गया कि इससे उभरा जाए, और इसको उबारने की स्थिति में बच्चों को उबारना जरूरी था। हमें पता है कि स्कूल बंद रहे, क्लासेज नहीं चली, लर्निंग लॉस हुआ, टाइम का भी लॉस हुआ। तो उसको पूरा करने के लिए हर तरफ से ये व्यू बना कि हम कंटेंट लोड टेक्स्ट बुक का कम करें। तो गत वर्ष जो है ये कंटेंट लोड कम करने के लिए एनसीईआरटी ने तमाम विशेषज्ञों की समितियां बनाई और हर विषय में बनाई। जितने भी विषय हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, सबके बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स कमिटीज़ बनी और उन्होंने टेक्स्ट बुक को देखा और ये महसूस किया कि अगर कहीं भी कोई कंटेंट लोड कम किया जा सकता है टेक्स्ट बुक का तो करना चाहिए। तो जहाँ उनको लगा कि किसी एक क्लास में किसी विषय पर बात हो चुकी है तो उसको दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों को कंटेंट लोड कम करना था तो ये रेशनल तरीका था। तो उन्होंने बुक्स को रेशनलाइजेशन का प्रोसेस वो हुआ और उसमें वही चैप्टर उन पुस्तकों से हटाए गए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे बच्चों ने पढ़े थे। यानी जो मुगल इतिहास जो चैप्टर है उसको हटाने की बात इसलिए हुई क्योंकि वो पहले पढ़ाया जा चुका है। ऐसा है कि आप मुगल इतिहास की बात क्यों करते हैं, या कोई भी क्यों करता है? हमने विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी सभी विषयों में किया। निराला जी की कविता हटाई गई। सभी में ये पैमाना था कि जहाँ पर कोई भी कंटेंट लोड लग रहा है कि रिपीट हो रहा है उसको एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है। कोई एनसीईआरटी का अपना व्यू पॉइंट नहीं होता है। एनसीईआरटी तो एक प्रोसेस रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करती है, जब जरूरत पड़ती है टेक्स्ट बुक की करती रहती है। टेक्स्ट बुक का रेशनलाइजेशन होता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें रिडंडेंट हो जाती हैं कई बार। तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। कोई इसमें अलग से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि किसी को जानबूझ के हटाना है या नहीं हटाना। तो ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन थी, पेंडेमिक की सिचुएशन। उससे समाज को उबारना था, बच्चों को उबारना था। तो सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ। टेक्स्ट बुक में ये सिफारिशें की गई कि ठीक है, इन चैप्टर्स को अगर हटा दें तो कोई नुकसान, लर्निंग लॉस बच्चों का जो है नहीं होने वाला। तो उस आधार पे जो भी चैप्टर हटे वो एक प्रक्रिया के तहत हटाए गए और प्रोफेशनली उसमें काम किया गया। उसमें कोई किसी प्रकार का ये मुगल पर ही एम्फेसिस देना, तो ये तो एक अननेसेसरी आर्गूमेंट है कि मुगल ही इतिहास में है क्या, और इतिहास नहीं है कुछ, सारा इतिहास है। और भी चीज़ें हटी हैं, इतिहास से ही नहीं हटी हैं। पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इस्लाम इन इंडिया है 11th की क्लास से, वो हट गया। तो कुछ चीज़ों को लेकर अक्सर ये होता है कि नहीं, कुछ चीज़ों को जानबूझकर हटाया गया है। मुझे पता है राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे सर, आप शिक्षाविद हैं, मैं इसलिए पूछ रहा, लेकिन चाहे वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, वो सवाल उठाया जा रहा है कि जानबूझ करके ये सिलेबस हटाया जा रहा है ताकि लोग या हमारे नए बच्चे वो इतिहास ना पढ़ सके। ऐसा है, वो जो सवाल उठा रहे हैं उनका नजरिया है। हमने पिछले साल 3 महीने तक पूरे मीडिया को और समाज को और देश को अवगत कराया था कि ये कैसे हटा है, क्या क्या हटा है। तो ये एक छोटी सी चीज़ को लेकर के जो लोग इस प्रकार के सवाल उठाते हैं, हो सकता है उनके मन में कोई और बात हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हम तो प्रोफेशनली काम करते हैं और शिक्षा के लिए काम करते हैं। हमें इस प्रकार के प्रश्नों से कोई सरोकार नहीं है और ना हम ये प्रयास करते हैं कि कोई जानबूझ के हटा। ठीक है, प्रक्रिया के अंदर जो हट गया उसमें क्या बात है। अगर मुगल हट गया तो हट गया, क्या फर्क पड़ता है। और जगह पढ़ लिया बच्चों ने, और जगह पढ़ा है ना उसको, और जगह मुगलों के बारे में, इस्लाम के बारे में भी और जगह जब आ गया है तो दोबारा 2 बार 3 बार क्यों उसको, और वही क्यों हम फोकस करें। हमने मैथमेटिक्स की बात क्यों नहीं करते, या इकोनॉमिक्स की बात क्यों नहीं करते, या ज्योग्राफी की बात क्यों नहीं करते, या और सब्जेक्ट की बात क्यों नहीं करते, इसी की बात क्यों करते हैं। तो ये लोगों का अपना हो सकता है, इससे किसी को रोका नहीं जा सकता और हमें कोई मतलब भी नहीं है इस बात से। क्योंकि गत वर्ष आप सब जानते हैं 3 महीने तक प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी में पूरी तरह से पूरे देश को विश्वास में लिया गया और सभी को बताया गया और ये सब लोग इससे सहमत थे कि ये जो हुआ ठीक हुआ।
अब लोग दोबारा इसको उठा रहे हैं तो ठीक है, उनको पता होगा क्यों उठा रहे हैं, वो प्रश्न हमसे पूछने का कोई मतलब है नहीं। सर अब ये जो रैशनलाइज टेक्स्ट बुक्स हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी के अनुसार उसी के आधार पर इस साल की परीक्षाएं हो रही हैं। बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि पिछले साल पुरानी पुस्तकें थी, पुस्तकें पहले छपी, फिर स्कूल खुले, तो ये महसूस किया गया कि अब कैसे इन पुस्तकों को बच्चे इतनी कम समय में पढ़ेंगे। तो पुस्तकें छपी हुई थी, उनको बर्बाद नहीं कर सकते थे और इतनी जल्दी छाप भी नहीं सकते थे। तो फिर ये तय हुआ कि ठीक है, जो ये सिफारिश एक्सपर्ट्स कमिटीज़ ने की है उसके लिए हमने इराटा निकाला था, और वो इराटा सबको दिया गया मुफ्त में, बच्चों को भी दिया गया, जो भी बुक सेलर थे सबके पास इराटा पहुंचाया गया। जिसने भी पुस्तक खरीदी उसने इराटा लिया। सीबीएसई को भी दिया गया कि ये इराटा है, इसके हिसाब से ही आप लोग पाठ्य पुस्तकों को देखें, और उसी आधार पे वो जो चैप्टर उसमें अनुशंसित किए गए थे कि इनको नहीं पढ़ाना है तो वो नहीं पढ़ाए गए, और उसी के आधार पे परीक्षाएं हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। अभी सर अब मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, लेकिन हमारे दर्शकों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको अगर, और वो तमाम लोग जो इस बात को लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुगल इतिहास हटाने की बात है या इस्लाम इन इंडिया हटाने की बात है या निराला जी की कविताएं हटाने की बात है जो 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाती थी, ये जो रैशनलाइजेशन है, जो डिसाइड होता है कि ये चैप्टर रहेगा नहीं रहेगा, इसकी कमिटी बनती है, कैसे बनती है और कैसे तय होता है, प्रक्रिया समझा दें थोड़ा सा। है ये प्रक्रिया तो हमेशा ही होती है, जहाँ भी सिलेबस बनता है, पुस्तकें बनती है, एक्सपर्ट ही बनाते हैं, ठीक है ना। कमेटी होती है जो एक्सपर्ट होते हैं विषय के, वो विश्वविद्यालय से और स्कूल से जो टीचर होते हैं वो उस विषय को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ाते हैं, उनको पता होता है, तो उन्हीं को बुलाया जाता है। वो कमेटी अपना किताबों का परीक्षण, पुस्तकों का परीक्षण करती है, देखती है कि भाई इस समय किस तरह से हम इसको तर्कसंगत तरीके से आगे ले जा सकते हैं, तो वो करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो एनसीईआरटी में बहुत पहले भी बुक रिव्यू कमेटीज हुई हैं, आज कोई नई बात नहीं है, या पिछले साल कोई नई बात नहीं है। ये तो प्रक्रिया का मामला है, प्रक्रियागत बात है, और ये प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ा किसी प्रकार का, किसी तरह का भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे अलग अर्थ निकाला जाए। सर आखिरी सवाल आपसे, निदेशक के तौर पर, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत जिम्मेदार पोस्ट है आपकी। सर क्या ये कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स का डिसाइड हुआ है ये, वो बिल्कुल किसी बिना भेदभाव के किया गया है? बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है, और ये एक अकादमिक प्रक्रिया है, विशुद्ध रूप से अकादमिक प्रक्रिया है ये, ठीक है कि नहीं। और जिसको जो अर्थ लगाना है वो उनकी अपनी वो है। एनसीईआरटी की तरफ से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और ये एक अकादमिक रूप से इस काम को किया था, और एनसीईआरटी करती है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। एनसीईआरटी का काम ही यही है कि वो अकादमिक गतिविधियों को और छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए जो पुस्तकें समय समय पर बननी चाहिए वो बनाते हैं, करते हैं। अभी भी बनी हैं, आगे भी बनेंगी, बनती रहेंगी, इतने सालों से ये काम चल रहा है, तो कोई एक दिन की बात तो है नहीं। और एनसीईआरटी का कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के भेदभाव करने से, किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है इसमें। सर ये कब कब रिव्यू होता है टेक्स्ट बुक्स का? कितना कोई पीरियड होता है? 4 साल में करना है, 3 साल में करना है, 2 साल में करना है, कब कब होता है? ये इसको पीरियड से नहीं जोड़ा जाता है कभी भी, जब महसूस किया जाता है और पब्लिक फीडबैक आती है। अब 2014 में भी तमाम पार्लियामेंट में प्रश्न उठते हैं ना, तमाम प्रतिनिधि प्रश्न उठाते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रश्न आते हैं कि ये हिस्ट्री में ये होना चाहिए, इस विषय में ये होना चाहिए, और फिर ये सतत प्रक्रिया है शिक्षा। तो देश जो है 21वीं शताब्दी में आ गया, तो हम ये कहेंगे कि पुरानी किताबें हम पढ़ाते रहेंगे। समाज की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। जब ये महसूस किया जाता है कि ठीक है अब इसमें हमें आगे और चीज़ें जोड़नी हैं, जो विकास के हिसाब से या वैश्विक परिदृश्य और जो विज्ञान का विकास हो रहा है या जो भी शोध हो रही हैं, वो शोधों को ध्यान में रखते हुए जब भी महसूस किया जाता है, तो उसमें शोध और जो तमाम चीज़ें आती हैं, इनपुट आते हैं, उसके आधार पे जब लगता है कि ये चेंज होना है, तो पिछली बार तो पेंडेमिक का था ना, इस वजह से पिछली बार तो ये बहुत बड़ी देश की जिम्मेदारी थी। और जो ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सबका दायित्व नहीं है कि हम बच्चों की इस परेशानी को समझते और उनको उबारते। तो कम कर दिया गया, तो फिर आप बढ़ाएंगे, चैप्टर्स ऐड करेंगे, क्योंकि अब तो पैंडेमिक खत्म हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब तो देखिए ना, अब तो हमारी एनईपी का काम चल रहा है। हाँ। अभी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हमारा आ रहा है, फाउंडेशनल स्टेज का आ चुका है, उसके उसका जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है वो लॉन्च हो चुका है 20 फरवरी को, जादुई पिटारे के रूप में, जो टॉय बेस्ड पेडागोजी और जॉयफुल लर्निंग जो है, जो हमारी एनईपी का
मुख्य हिस्सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, टॉय बेस्ड पेडागोजी, उसके तहत वो पाठ्यक्रम बन चुका है और बहुत जल्दी कक्षा 1 और 2 की पाठ्य पुस्तकें भी आ जाएंगी उसी हिसाब से। और फिर आगे अगले साल के लिए जो पाठ्य पुस्तकें आएंगी वो पाठ्य पुस्तकें हम अभी से प्रयासरत हैं कि जैसे ही हमारा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क बनता है उसके आधार पर फिर पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जब आ जाती है उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तय होता है। पाठ्यक्रम के आधार पर तो ये थे एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं, वो बता रहे थे कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि देखिए बिना किसी भेदभाव के किया गया है। आप सिर्फ मुगलों की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हर किताब के अंदर चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, सब में कुछ ना कुछ फेरबदल किया गया है, समय की मांग के हिसाब से किया गया है। पर क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे मुगलों को इतिहास से बाहर करने की मंशा है? क्योंकि इस तरह के राजनीतिक बयान कम से कम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया वो तो जो भी आक्रांता थे उनको के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है। पर अब वो कैसे भी इस देश के अंदर आए, इस देश की हिस्ट्री का, इस देश के इतिहास का एक बड़ा पीरियड जो है वो मुगल पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इतिहास पर सियासत जो है वो क्यों हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी हैं, इतिहासकार हैं, सीए प्रदीप भाटी साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ फिरोज खान साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, और आलोक वत्स जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब को आप सुन रहे थे, चेयरमैन को। मृदुला जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी बन गई है, ये पूरा जो सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर कि कुछ स्पेसिफिकली हिस्ट्री को लेकर कि कुछ चीजों को चिन्हित करके उन्हें हटाने की कोशिश है, बच्चों को बहुत सारी चीजें, उनको इस बात का ज्ञान ना हो, इस बात को, मुगल काल को हटाने की कोशिश की जा रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? और साथ ही साथ कई सारे जैसे चैप्टर्स थे जिसमें वन पार्टी डोमिनेंस का चैप्टर हटा दिया गया है, या डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का चैप्टर हटा दिया गया है, तो इससे क्या मैसेज आपके लिए सामने आ रहा है? देखिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक पैटर्न है। ये जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब जो कह रहे हैं, आई विश कि हमको आसानी से हम उस पर उनकी बात मान लेते, पर बात ये कि पूरा इतिहास है, ये इतिहास बदलने का इतिहास इस देश में वो काफ़ी दिन से चल रहा है। जब पहली एनडीए सरकार आई थी तब भी ये सारी प्रक्रियाएं हुई थी। अब उसके बाद हमें मालूम है कि किस तरह के सब स्टेटमेंट्स जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स देते रहते हैं इतिहास के बारे में, कि नया इतिहास रचना है, अंग्रेजों ने जो लिख के गए थे हम अभी तक वही पढ़ी जा रहे हैं, ये सब हम सुनते रहते हैं। तो ये विश्वास करना कि इस पे कहीं भी कोई पैटर्न नहीं है या कोई राजनीतिक इसमें झुकाव नहीं है, ये थोड़ा मतलब हमें बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनना पड़ेगा उसके लिए, और सिर्फ इनोसेंट नहीं, इग्नोरेंट भी शायद बनना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये बड़े दुख की बात है कि इतिहास के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाता है। एक तो ये जो धारणा है ना कि हम लोग अभी तक वही पढ़ा रहे हैं जो अंग्रेज छोड़ गए थे, ये बिल्कुल गलत है। पिछले 70 साल में हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों ने जिस तरीके का इतिहास लिखा था उसको बदल के बिल्कुल एक भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास हम लोगों ने लिखा है। हमारे भी गुरुओं ने लिखा है, हमारी जनरेशन ने भी लिखा है, आगे हमारे स्टूडेंट्स ने भी लिखा है, और बहुत अच्छा इतिहास लिखा है। हिंदुस्तान का जो इतिहास पिछले 70 साल में लिखा गया है वो पूरी दुनिया में माना जाता है कि हाई क्वालिटी का इतिहास है। इसलिए हमें बहुत दुख होता है कि उसके साथ ऐसी खिलवाड़ की जाती है। अगर बच्चों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है तो आप जो है, कई तरीके होते हैं, उसको समराइज करने के तरीके होते हैं, उसको ऐसे तो नहीं कि उठा के एक चैप्टर आपने फेंक दिया। मैं वो किताब देख रही थी, वो किताब का कोई सिर पैर नहीं बचता है। उसके बाद जो चैप्टर फेंक दिया बाहर आपने मुगलों के ऊपर, उसके बाद जमींदारी, मुगलों का अग्रेरियन सिस्टम के बारे में एक पूरा चैप्टर है। अब बच्चा अचानक कहेगा ये मुगल थे कौन भाई जिनका ये अग्रेरियन सिस्टम है? पूरा एक चैप्टर बता रहा है कि जमींदार होते थे, पेजेंट होते थे, ये होते थे, वो होते थे, पर आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है कि ये कौन कब था, कौन रूलर थे। मान लो आज के बारे में हम बात करें, ठीक है, आम लोगों का इतिहास बहुत जरूरी है, हम सब मानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो शासक है उनके बारे में लिखा ही नहीं जाएगा, हमें पता ही नहीं होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है।
और अवलोकन कैसे होगा कि उस काल में भारत के लिए अच्छा रहा नहीं रहा, लोगों के लिए वो अवलोकन करने के लिए भी तो ये बात समझनी पड़ेगी। आलोक वत्स साहब, इतना जो प्रोफेसर मुखर्जी को आप सुन रहे थे, इतना सीधा साधा जवाब जो दिया जा रहा है वैसा है नहीं। और अगर इतना सीधा जवाब होता तो आपकी पार्टी के लोग इस तरह से उत्साहित होकर ट्वीट ना कर रहे होते, बयान ना दे रहे होते कि मुगलों को तो उठा के डस्टबिन में फेंक दो, कोई आपकी पार्टी का नेता कह रहे हैं उनके इतिहास की किताबों में कोई जगह नहीं है। सर मतलब आज जो आपको बदलना है, अमृत काल आज शुरू हुआ है, उसका मतलब ये थोड़ी कि उससे पहले के जो काल थे वो सारे काल भुला दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर इनको पहले पढ़ा दिया गया है तो दोबारा इनको फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है। और ये सही है कि मुगलों का जो इतिहास रहा है वो हमारे लिए बहुत दुखदाई रहा है। टायरेनिकल रूल था जिसमें उन्होंने हमारे मंदिरों को अटैक किया, हमारे लोगों का धर्मांतरण किया, हमारी महिलाओं के साथ जाति की बलात्कार किया। तो ये एक ऐसा इतिहास है जिसको भुलाने में ही भलाई है। ये हमारे लिए हमारा बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, 6000 वर्ष पुराना सनातन धर्म है। तो इसमें और भी बहुत अच्छी चीजें हैं जिसको हमको आत्मसात करना चाहिए, और जो चीजें हमारे लिए शर्मनाक है, दर्दनाक है, उनको भुला देने में ही भलाई है। सर भुलाने से इतिहास बदल थोड़ी जाएगा, भुलाने से इतिहास बदलता तो है नहीं। आपको इतिहास का कोई पन्ना पसंद नहीं है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि उस पन्ने को फाड़ने से वो इतिहास गायब हो जाएगा, या मुगलों का जो कंट्रीब्यूशन है या जो उन्होंने गलत किया सही किया वो खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई पन्ना ऐसा आपको लगता है कि भाई वो पन्ना ठीक नहीं है, आपके सोच के हिसाब से उसको याद करने से क्या फायदा, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम उससे पढ़ना ही बंद कर दें। ये सब काम तो सर डिक्टेटरशिप्स में होते हैं। चाइना में होता है कि अपने हिसाब से इतिहास पढ़ाया जाए, नॉर्थ कोरिया में होता है अपने हिसाब से इतिहास पढ़ाया जाए। हमने अपने हिसाब से इतिहास नहीं लिखा है, हम इतिहास में वही चीजें पढ़ा रहे हैं या आगे भी पढ़ाएंगे जो इतिहास यहाँ रहा है। और आपने सही कहा, मुगलों का इतिहास था वो हम मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन वो दर्दनाक इतिहास था जिसको हम जानने की और अपने बच्चों को बताने की कोशिश ना करें। इससे उनके मन में घृणा पैदा होगी, इसके उनके मन में द्वेष पैदा होगा। सर ऐसा इतिहास पढ़ाइए जो स्वर्णिम है। सर एजुकेशन का तो मतलब ये है ना कि लोगों को सब कुछ उनके सामने रखा जाए, इस लायक बनाया जाए कि वो समझ सके इतिहास से, उससे अच्छा बुरा जो भी उनके साथ हुआ उसको समझ सके। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, लेकिन भाटी साहब, अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट है, राम की शक्ति पूजा जैसे कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। अखिलेश यादव जी ने एक कविता और एक कवि के बारे में बात कही है, अच्छी बात है, पर क्या कुछ बड़ा सोचा समझा मेजर्ड रिस्पॉन्स है कि मुगल कह देंगे तो अभी तुरंत योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोग कहने लगेंगे देखिए तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? अंकित जी देखिए, ये कहना बड़ा गलत होगा कि हम किसी पर्टिकुलर वर्ग विशेष या धर्म विशेष की बात करें। उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी बात हो रही थी कि ये टाइमिंग को लेके, अभी आपके शुरुआत में भी आपने ये कहा, बिल्कुल टाइमिंग बहुत जरूरी है। उसकी बाद मैं एक बात से शुरू करना चाहूंगा कि दुनिया में दिए रख जमाने से मिले, हमें तो तोहफे तुम्हें दोस्त कमाने से मिले। तो दोस्त को जो कमाई के लिए बातें नहीं हो जाए, महंगाई पे बातें नहीं हो जाए, बेरोजगारी पे बातें नहीं हो जाए, तो ऐसे नए नए मुद्दे आते रहेंगे 2024 के इलेक्शन तक। दूसरी बात उन्होंने कही मुगलों की, क्या अगर हम मुगलों को हटा दें तो राणा सांगा की वीरता, महाराणा प्रताप की वीरता, विक्रमादित्य की वीरता, हेमू विक्रमादित्य की वीरता, शिवाजी की वीरता की गाथाएं किसको सुनाएंगे? किससे वो लड़े? किसके बारे में ये सब बातें होंगी? आप एक तरफ वन साइडेड बात अगर कहने लगे और सुनाने लगे, हम तो अपने इतिहास से आदमी अपने इतिहास से सीखता है, और जब भी वो अपने फ्यूचर का निर्माण करता है, तो ये बातें कहना कि हमने इतिहास में ये सारी चीजें बदल देने से, या इतिहास हमारा उस तरह का नहीं रहा जैसा हमने चाहा, बिल्कुल नहीं रहा। अगर मुगलों के पीरियड में खामियां थी तो हमें खामियां से इसे तो सीखना है, तो उसे मिटा के हम
ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपन इतिहास फ्यूचर बदल नहीं, सही बात है, पर किस शासन काल में, किसी भी शासन काल को ले लीजिए, आज भी जब बीजेपी बात करती है तो कहती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उससे पहले बात करेंगे तो ये कमियां, खामियां, अच्छाइयां, बुराइयां तो हर शासन काल में होती हैं। उसको मिटा देने से कोई ये थोड़ी हो जाएगा कि वो इतिहास बेहतर हो गया या उससे आपके जो है एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को मिल जाएगा। फिरोज खान साहब, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब बता रहे थे, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। अंग्रेजी में भी हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में भी हुआ है, ज्योग्राफी में भी हुआ है, केमिस्ट्री में भी हुआ है, पर जो मुद्दा उठाया जा रहा है खासतौर से राजनीतिक पार्टियों द्वारा, वो सिर्फ एक मुगल कालीन चैप्टर को लेकर, हिस्ट्री को लेकर उठाया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीति को सूट करता है, इस वजह से इस बारे में इसको तूल दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, अभी 2023 है, अगले साल 2024 है। डायरेक्टर साहब को जरूर बड़ा पद मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने मुगल को किताब से हटाने का काम किया है। मैं योगी सरकार और मोदी सरकार से मांग करता हूं कि मुगल का बनाया हुआ जितना भी स्मारक है, चाहे लाल किला हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, आगरा फोर्ट हो, सबको हटा दिया जाएगा तो तब ना मजा आएगा। खाली किताब से मुगल का नाम हटाने से नहीं चलेगा। कोई आदमी जाएगा दिल्ली तो जरूर लाल किला जाएगा, तो वहां देखेगा मुगल का बनाया हुआ है। इसको कैसे आप हटाइएगा? दिल से किसी का नहीं हटा सकते हैं कि ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया। तो भाई लाल किला किसने बनवाया? तो सब मुगलों ने बनाया। सर लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज भी तो सिर्फ इसी चैप्टर को लेकर इतना हंगामा उठाए हुए हैं। आप भी तो इसमें मंशा ढूंढ रहे हैं। अगर बीजेपी ने ये बैटिंग करनी शुरू करी इस पिच के ऊपर, मुद्दों से भटका रहे हैं, तो आप लोग भटक रहे हैं इन चीजों पे अड़ के। नहीं, इसलिए भटका रहे हैं कि 475 साल में कांग्रेस ने 437 रुपए का सिलेंडर था 2014 में, आज 2023 में मैंने कल 1150 रुपए का सिलेंडर खरीदा घर में। तेल का दाम था, डीजल का दाम था 2014 में 50 रुपए लीटर, आज 100 रुपए लीटर है। मतलब बहुत बजा चुके हैं। मतलब मुद्दे से भटकाना आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन भाजपा के लोग जो है, एक मिनट आलोक जी, आप इतनी बार हमारे शो पे आते हैं, आप जानते हैं, एक एक करके आराम से बात कहिए, सब लोगों को आपकी बात समझ में आएगी। प्रोफेसर मुखर्जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तो हुई बात इतिहास की, चैप्टर की, मुगलों के चैप्टर की, और आपने बड़े अच्छे से समझाया कि उसके क्या असर हो सकते हैं। ये जो पूरा हमेशा एक आर्ग्यूमेंट होता है कि ये जो लिखा गया है इतिहास, पहले अंग्रेजों ने लिखा और फिर जैसे आपने बताया कि देश का जो इतिहास है, वो लिखा हुआ जो इतिहास है, उसे बड़े उच्च स्तर पर रखा जाता है, दुनिया में उसे देखा जाता है। लेकिन एक सेक्शन जो है जिसको लगता है कि ये लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर इतिहास लिखा गया है, इसमें राइट विंग आइडियोलॉजी के लोगों को थोड़ा सा अलग रखा गया इस इतिहास से, उसका जब आप ये सुनती हैं बार बार कि ये सब लेफ्टिस्ट लोग हैं जिन्होंने ये इतिहास लिखा है, इसको बदलने की आवश्यकता है, उसमें मैडम आप क्या समझती हैं? मुझे लगता है कि ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। इस देश में तरह तरह के व्यू पॉइंट्स के हिस्टोरियंस रहे हैं और हिस्टोरियन का काम एक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके इतिहास लिखना नहीं होता है। हिस्टोरियन का काम होता है सारे फैक्ट्स को एनालाइज करके एक पर्सपेक्टिव देना। हाँ, जहां तक पर्सपेक्टिव की बात है उसमें जरूर झुकाव लोगों का होता है, पर झुकाव होने का मतलब नहीं है कि आप उसके स्लेव बन जाते हैं। हमारे बड़े से बड़े हिस्टोरियन जो है, मैं नाम ले सकती हूँ, प्रोफेसर इरफान हबीब हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े प्रोफेसर है, एमेरिटस है, 90 साल की उनकी उम्र है। आजकल आप दुनिया में कहीं से पूछ लीजिए, ये लेफ्ट विंग राइट विंग की बात नहीं है, आप किसी भी जगह जाके पूछ लीजिए कि इंडिया में सबसे फेमस हिस्टोरियन कौन है, आपको इरफान हबीब का नाम बोला जाएगा, रोमिला थापर का नाम बोला जाएगा। अब आप यहाँ लड़ते रहिए कि कौन मार्क्सिस्ट है, कौन मार्क्सिस्ट नहीं है, आप उनका काम देखिए, उनकी फैक्चुअल रेफ्यूटेशन कीजिए। इरफान हबीब ने जो काम किया है, पूरी हिस्टोरिकल एटलस इंडिया की लिखी है एंशिएंट पीरियड से लेके अब तक, आप उसको क्रिटिसाइज करके एक फैक्चुअल एरर मुझे दिखा दीजिए। सिर्फ गाली देने से और मार्क्सिस्ट बोलने से तो कोई काम बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो इसी तरह जो हिस्टोरियंस का काम है, अगर आपको इस किताब में मुगलों पे जो चैप्टर है वो गलत दिखता है, उसके बदले में एक ठीक चैप्टर लिखने की तकलीफ तो कीजिए। हाँ। उठा के फेंक देने की बात नहीं। पता है और आप क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपके पास अपना व्यू पॉइंट प्रूव करने के लिए तथ्य नहीं है, इसलिए आपको हिम्मत नहीं है कि ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री लिखें आप। आलोक जी, उसमें खामी बताइए,
बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव व्यू बताइए कि उसमें क्या था क्या नहीं था। उखाड़ फेंकने से अब यह सवाल जरूर उठेगा कि लोग कैसे देश का पॉलिटिकल सिस्टम समझेंगे। आज से जब 20 साल बाद या 50 साल बाद जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो 2014 से 2024 तक का काल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की डोमिनेंस के काल के रूप में पढ़ाया जाएगा। वैसे ही आजादी के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस थी तो उसे अगर बच्चे समझेंगे नहीं तो उसे हमारी राजनीतिक हिस्ट्री के बारे में कैसे समझ में आएगा सर? उस चैप्टर को हटाकर ऐसा तो है नहीं कि आप अगला चुनाव उस चैप्टर को हटा के जीत जाएंगे। देखिए, यहां हर चीज आप लोग चुनाव से जोड़ देते हैं, इससे चुनाव का क्या लेना देना है? ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अब तक लेफ्ट डोमिनेंट हिस्टोरियंस रहे हैं और उन्होंने चीजों को लेफ्ट की तरफ मोड़ के रखा है और इसी तरीके से उन्होंने चैप्टर्स भी डेवलप किए। आज जब उन चीजों को हटाकर भारत की जो संस्कृति है, उपनिषद या जितने हमारे और भी जो हमारे ग्रंथ हैं उनके बारे में क्यों ना पढ़ाया जाए? सर फैक्चुअली लाइए ना सिलेबस में, हटा के क्या ये सिर्फ कह देने से कि लेफ्ट वालों ने लिखा है, तो आप फैक्चुअली उसे काउंटर कीजिए, लेकर आइए। ला ही रहे हैं, अभी जो लाए हैं उसमें नई नई चीजें हैं, आप देखिए उसको, उसमें नई नई चीजें हैं। सर नई चीजें कुछ नहीं है, सिर्फ चीजें हटाई जा रही हैं पुरानी। देखिए, हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में भी उसमें हटाया है, तो कहां क्रिश्चियंस को कोई प्रॉब्लम हो रही है? यह सिर्फ मुगलों वाली बात पर क्यों हो रही है सारी ईरान? और भी लोगों को तो होनी चाहिए, वो लोग तो साइलेंट है। भाटी साहब सिर्फ मुगलों से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये लोग उस तरीके की बातें करते हैं, उन लोगों को सिर पर बैठा के रखते हैं और इसी के कारण इनको तकलीफ हो रही है। जी भाटी साहब जवाब दीजिए। कोई बोल रहा है, कहाँ कोई दूसरा आदमी बोल रहा है कि हाँ जी इसमें ये हटाया गया। ठीक है, उनका जवाब सुन लीजिए। ये अपीजमेंट की पॉलिसी, सर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, या जैसे आप कह रहे हैं चुनाव से जोड़े जा रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि एक माइंडसेट बनाने की पॉलिटिक्स है, एक तरह का माइंडसेट बनाने की पॉलिटिक्स है कि आगे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा हो। लेकिन भाटी साहब जवाब दीजिए, सिर्फ मुगलों को लेकर इस वजह से बात हो रही है, अपीजमेंट की बात हो रही है। वत्स साहब आपने अपनी बात कर दी, उनको अपनी बात रख दीजिए। अंकित जी मैं उसी पे एक पैटर्न समझने की जरूरत है कि हमने फिरोज खान साहब, भाटी जी बात कर रहे हैं, आप 2 मिनट रुक जाइए। देखिए, हाँ, हमने एक पैटर्न समझने की जरूरत है। हमने एक प्रगतिशील कवि निराला को हटाया, हमने एक क्रांतिकारी कवि फिराक को हटाया, हमने डेमोक्रेसी के चैप्टर्स हटाए, हमने डाइवर्सिटी के चैप्टर्स हटाए, हमने पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट्स हटाए। तो आप बहुत चुन के सेलेक्टिव हटाते हैं। आप देखिए कितना सेलेक्टिव आपने हटाया गया है। और पढ़ाने के लिए मैं किसी कवि को डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाएंगे क्या, ऐड किया, कंटेंट की बात कर रहे थे डायरेक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले। कंटेंट में जोड़ा क्या गया? मधुशाला को जोड़ा गया, वर्दी वाला गुंडा, ये जोड़े गए हैं। मैं किसी को डिमीन कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं, बहुत अच्छे कवि रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आप वो जोड़ा क्या जा रहा है? तो आप हटा क्या रहे हैं और जोड़ क्या रहे हैं? इन सब चीजों से, सिर्फ मुगलों को हटाने से या किसी को हटाने से, ये सब हमारी हिस्ट्री है और पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। हम कोई चतुर्मुख तो बन के रह नहीं सकते हैं कि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया मित्तल जी, मैं बस आपको 10 सेकंड दे सकता हूं। मैं अंत में आपसे समझना चाहता हूं, जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि बच्चों पर लोड कम इससे हो जाएगा, तो आपको ये सिर्फ लोड कम करने की कवायद दिखती है, और इसका असर क्या पड़ेगा जो आगे आने वाले हिस्टोरियन हैं या बच्चे जो इतिहास में इंटरेस्टेड हैं उन पर? देखिए, ये मैं आपको ये बता दूं कि जो किताबें अब छेड़ी जा रही हैं, जिनमें से ओमिशंस हो रहे हैं, ये किताबें अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पहले लिखी गई हैं। उसके पहले एक और पूरी जनरेशन थी बुक्स की जो ओल्डर हिस्टोरियंस ने लिखी थी, बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, सतीश चंद्रा। वो किताबें हटा दी गई थी पहले एनडीए पीरियड में, और ये 2004 के बाद एक पूरी नई सीरीज बनी है और हर एक किताब में कम से कम 5-6 अलग ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट किया है जी। और इनमें एक नई तरीके की हिस्ट्री लिखी गई है जो बर्डनसम नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत सारी कहानियां देके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके, आप कोई पढ़ के देखिए। ये कहना कि ये किताबें बर्डन है, ये बहुत ज्यादती होगी। हाँ, कोई भी चीज कभी भी रिवाइज की जा सकती है किसी कारण से, और उसमें एक तुक होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स की किताब में से एक स्टेज निकाल के फेंक देंगे तो अगला स्टेप बच्चा समझ जाएगा।
तो हिस्ट्री भी ऐसी है भाई। बिल्कुल। मुगलों के बारे में बगैर बताए उनका अग्रेरियन सिस्टम आप पढ़ा रहे हैं। अरे कुछ तो मतलब सिर पैर हमारे डिसिप्लिन का छोड़ दीजिए। किताब बदलिए, आपको कुछ नया कहना है वो बात समझाइए, लेकिन उसे समझाने का एक सिस्टम होता है, एकेडमिक्स का एक तरीका होता है, और उनसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लेकर समझकर तभी ये सब चीजें करी जा सकती हैं। वरना इसी वजह से इन सब चीजों को लेकर जो राजनीति है वो प्रबल हो जाती है, उसके जो तर्क हैं वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि शायद ये जो निकाले गए हैं चैप्टर, इतनी आसानी से इसको नहीं कहा जा सकता कि ये किसी सिर्फ बर्डन कम करने के लिए है या इसके पीछे कोई भेदभाव नहीं है। शायद इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं सवाल इंडिया का। में वापस आने खबरों का सिलसिला जारी है। पूर्वी सिक्किम में सुबह 11:30 बजे हिमस्खलन हुआ और उसके बाद गैंगटॉक नाथुला मार्ग पर कई सारे लोग फंस गए हैं। उस वक्त करीब 20 से 30 पर्यटक जो थे वो नाथुला जा रहे थे। 14 पर्यटकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये दुखद खबर भी आ रही है कि इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चलाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है बाकी फंसे हुए लोगों को बचाने की। और इस वक्त वहां पर जो ताजा स्थिति है वो यही है, जानकारी यही आ रही है कि 7 लोगों की इस भूस्खलन में, हिमस्खलन में जान चली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जो हिमस्खलन हुआ है उसमें 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। गैंगटॉक नाथुला रास्ते पर यह हिमस्खलन हुआ। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या और जानकारी है? अभी स्थिति कैसी है? कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों को बचाने के लिए? देखिए, वो अभी वहां बता दें कितने लोग फंसे हुए हैं इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सेना की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो है करीब 5 से 6 गाड़ियों में लोग जो है सुबह सुबह, आपको बता दें कि गंगटोक से नाथुला पास तक जाते हैं। नाथुला पास वो जगह है कि जहां चाइना बॉर्डर है और भारत और चीन के साथ वहां लड़ाई हुई थी। अब वहां बॉर्डर पॉइंट बने हुए, तो लोग देखने के लिए चाइना बॉर्डर जाते हैं। और ये जो रास्ता है, आपको बता दें कि ये कई जगहों पर वन वे हो जाता है और बहुत सकड़ी रास्ता जिसको कह सकते हैं। और लगातार जो मौसम खराब होता है, इस वजह से पक्का जिसको कह सकते हैं कि सड़क का निर्माण हालांकि कई जगहों पर हुआ है, लेकिन कुछ एक जगहों पर ऐसा है कि बारिश हो और अगर एवलांच आ जाए, भूस्खलन हो जाए, हिमस्खलन हो जाए, तो इससे रास्ता जो है खराब हो जाता है। और संभवतः यही हुआ। करीब 11:30 बजे की घटना बताई जा रही है और एवलांच आया और उसकी जद में जो है हमारे जो कई सारे जो पर्यटक जो वहां घूमने के लिए जा रहे थे वो फंस गए। जो शुरुआती जानकारी निकल के आई है, 20 से 30 लोग के पर्यटक के होने की संभावना बताई जा रही है और उसमें से 14 लोगों को जो है सुरक्षित बचा के अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। यानी सेना की ओर से जो जानकारी दी गई है, 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, 7 लोगों की मौत हो गई है और बाकी लोगों की तलाश जो है, आपको बॉर्डर रोड सेना के जवान और एडमिनिस्ट्रेशन के जवान, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जवान लगे हुए हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो लोग बचे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। फिलहाल यह भी जानकारी मिल पा रही है कि जो गंगटोक और जो नाथुला पास जो सड़क जो था उसको खोल दिया गया है, लेकिन मौसम वहां खराब है। अच्छा, और आपको ये भी बता दें कि मौसम तुरंत जो है बेहतर और ठीक हो जाता है, खराब हो जाता है। इस वजह से राहत और बचाव अभियान चलाने में क्या कुछ ये जानकारी मिल पाई है? ये जो पर्यटक थे ये देश के किस इलाके से थे, उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सेना की ओर से न तो कोई जानकारी दी गई है इस बारे में कम से कम कि ये जो पर्यटक जिनकी मौत हुई है वो कहाँ के थे, जिनको बचाया गया वो कहाँ थे और जो लापता है वो कहाँ पर है। पक्के तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोग जो हैं अभी लापता बताए जा रहे हैं। बस फिलहाल इतनी जानकारी दी गई कि 5 से 6 गाड़ी में पर्यटक जो है गंगटोक से नाथुला पास जा रहे थे। उस दौरान ये हिमस्खलन हुआ और 20 से 30 पर्यटक इसमें सवार थे, जिसमें से 7 को सुरक्षित बचा लिया गया है और 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल जो जानकारी निकल के आ पा रही है, और आपको ये बता दें कि ये जो जानकारी है वहां से ये 3 बजे तक, मतलब शाम 3 बजे तक की जानकारी है। उसके बाद 1.5 घंटा से अधिक हो गया। अभी तक और जानकारी जैसे निकल के आएगी तब पक्के तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए।